चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल से, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब देखो इसका नाम पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहने का मतलब क्या, हम लोग का एक सेंटर प्रॉब्लम था व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस वो क्या था, क्या प्रोड्यूस करे और क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे। ये प्रॉब्लम क्यों था, प्रॉब्लम क्यों था ये वाला, स्कैरसिटी के कारण हमारे पास रिसोर्स क्या था, लिमिटेड था। क्या हम सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे, नहीं। तो एक प्रॉब्लम था हम लोग का व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मींस क्या प्रोड्यूस करे एंड कितना प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस करे एंड कितना प्रोड्यूस करे। और ये प्रॉब्लम होने का रीजन क्या था, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, ठीक है। इसी बात को हम एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, इसी प्रॉब्लम को हम एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं। वही टेबल मेरा क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। देखो कैसे, मान लीजिए हम कुछ पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं, या इसको कॉम्बिनेशंस कह सकते हो। ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारा चीजें बनाने को, हम कई सारा चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। टीवी प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रिज प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लोथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाखों आइटम है प्रोड्यूस करने के लिए। बट हम लोग सिंपलिसिटी के लिए कोई दो गुड्स का एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर वीट का, ये हो गया गुड एक्स, और एक ले रहे हैं गुड वाई। दो गुड है, वीट और एक क्लोथ। दो गुड्स का एग्जांपल लेकर के कर रहे हैं। अब दो गुड्स का एग्जांपल लेने के पीछे का लॉजिक क्या है, हम लोग ये जो ग्राफ बनाते थे, ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहां पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही एक्सिस होता है ना, तो हम ये टेबल को फिर किस में प्रेजेंट कर देंगे, ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे। तो वो बन जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर दो गुड्स का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि मान लीजिए हम अपनी इकोनॉमी के अंदर में सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक गुड का नाम है वीट, तो एक गुड का नाम है क्लोथ, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करने का जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, वो हम मान रहे हैं कि वो क्या है, लिमिटेड है, और वो हमारे क्या है, फिक्स्ड है। मान लीजिए मान करके चले कि हमारे पास 10 लेबर है, ठीक है, 10 लेबर है। अब 10 लेबर के मदद से और 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, उसमें हम गेहूं भी बना सकते हैं और वहां पर मान लीजिए क्लोथ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला कॉम्बिनेशन ये है कि तुम अपना सारा रिसोर्सेज, पूरा जमीन और जितने भी तुम्हारे पास लेबर है, सबसे क्या बनवा लो, क्लोथ का प्रोडक्शन करवा लो, ठीक है। तो मान लीजिए कितना क्लोथ प्रोड्यूस हो जाएगा, 10। अब ये 10 का यूनिट क्या हो गया, अगर ये टन्स में होगा तो 10 नहीं, क्लोथ को तो किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, तो ये 10,000 मीटर हो गया या 10 लाख मीटर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। मान लीजिए 10 क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो गेहूं का प्रोडक्शन कितना होगा, 0, क्योंकि तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब किसके प्रोडक्शन में लगा दिए, क्लोथ के प्रोडक्शन में। और ये पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज को किसी एक गुड में लगा दे तो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हो सकता है, ये 10। लेकिन गेहूं का प्रोडक्शन क्या होगा, 0। बट नहीं, हम लोग को तो अपनी इकोनॉमी में दोनों चाहिए, गेहूं भी चाहिए और क्लोथ भी चाहिए। भाई कपड़ा पहनने को भी चाहिए और खाने को भी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम क्या गेहूं बनाओ मत, खाली कपड़ा पहन के चलेगा नहीं। तो चलो हम एक दूसरा ऑप्शन लेकर के चलते हैं, पॉसिबिलिटी बी। हल्का सा इसमें चेंज करते हैं कि चलो गेहूं का प्रोडक्शन कितने से बढ़ाते हैं, 1 यूनिट से बढ़ाते हैं। अब गेहूं को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ये सब केजी में मेजर होता है या टन्स में मेजर होता है। मान लीजिए 1 टन कह लो या 1000 टन कह लो, ठीक है, 1 यूनिट बढ़ गया। तो अगर हम मान लीजिए गेहूं का प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, रिसोर्स तो हमारे पास फिक्स है। मेरे पास 10 लेबर है, वो 10 लेबर कहां काम कर रहे थे, क्लोथ बनाने में काम कर रहे थे। अब हम क्या बनाना चाहते हैं, वीट बनाना चाहते हैं, तो हमको कुछ लेबर को वहां से ट्रांसफर करना होगा, किधर की तरफ, वीट की तरफ। या हम कह सकते हैं कि जिस जमीन में हम प्रोडक्शन कर रहे थे वहां क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा था, अब वहां से कुछ जमीन किस में एलोकेट करेंगे, वीट में एलोकेट करेंगे। तो रिसोर्स यहां से यहां की तरफ ट्रांसफर होंगे। तो बताओ इसका प्रोडक्शन घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। मान लीजिए हम यहां पर कर लेते हैं कितना, नहीं, 1 यूनिट घट गया, मतलब यहां पर 1 यूनिट बढ़ा और यहां पर कितना यूनिट घट गया, 1 यूनिट घट गया, ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए एक चीज होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक कंसेप्ट होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लास्ट क्लास पढ़े थे कि अगर मान लीजिए हमको एक काम कर रहे हैं तो हमको किसी ना किसी चीज का सेक्रीफाइस हो रहा है। अगर मान लीजिए 3 कंपनी से ऑफर आ रहा है, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, तो अगर हम कंपनी ए को ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियस बात है दूसरा मेरा नुकसान हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर भी वही चीज देखें, अगर हम गेहूं का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हमको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमको किसका प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? क्लोथ का। तो इसका 1 यूनिट बढ़ाने से इसका 1 यूनिट का नुकसान लग रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, पहला का तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद 1 यूनिट बढ़ा तो कितना सेक्रीफाइस हुआ? 1। इसका हम लोग रेशियो के टर्म में मेजर करते हैं, ऊपर में आएगा सेक्रीफाइस तो नीचे में आएगा गेन। ठीक है, या अगर इसको तुम गुड x मान रहे थे और इसको क्या मान रहे थे? गुड y, तो ये क्या हो गया? डेल्टा y, तो नीचे क्या आ जाएगा? डेल्टा x। ठीक है, तो बताओ, एक को बढ़ाने के लिए एक सेक्रीफाइस करना पड़ गया, तो 1 डिवाइड बाई 1, ये रेशियो कितना बना? 1 बना। ठीक है, अब हम लोग सोच रहे कि नहीं, अभी भी हमारा क्लोथ का प्रोडक्शन ज्यादा है, चलो गेहूं का प्रोडक्शन को और बढ़ाते हैं। तो हम इसका तीसरा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन सी, 1 यूनिट और बढ़ा दिए। ठीक है, 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे वीट का, तो अब क्या होगा? क्या रिसोर्सेज को यहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग मान करके चल रहे कि हमारे पास रिसोर्स क्या है? फिक्स्ड है। तो ऑब्वियस सा बात है, फर्स्ट टाइम यहां से कुछ लेबर ट्रांसफर हुआ, अब और लेबर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब यहां से और लेबर को ट्रांसफर करेंगे तो चलो वो 1 यूनिट और प्रोड्यूस कर दिए वीट का, बट क्लोथ का प्रोडक्शन तो गिरते जाएगा। मान लीजिए गिर करके कितना हो गया? 7 हो गया। ये लॉजिक हम समझाएंगे, लास्ट क्लास में बोल रहे थे, ये वाला लॉजिक आज समझाएंगे। ठीक है, ये कितना से गिर गया? 2 से गिर गया। बताओ कितना का नुकसान हो गया? रेशियो 2/1। ये क्या हो गया? लगातार मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ना चालू हो गया। एक कॉम्बिनेशन और है डी, क्यों ना 1 यूनिट और बढ़ाया जाए, 1 यूनिट और बढ़ाया जाए, तो यहां से लेबर और इधर की तरफ ट्रांसफर होंगे, यहां पर जो जमीन यूज हो रहा था वो और इधर की तरफ ट्रांसफर होगा, तो रिसोर्सेज शिफ्ट करेंगे तो प्रोडक्शन और गिरना चालू होगा। मान लीजिए 3 यूनिट से गिर गया, तो अब कितने पर हो गया? 4, तो रेशियो कितना बन गया? 3/1। क्या हो गया? 3। आगे और बढ़ते हैं, एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, ई कॉम्बिनेशन। एक लास्ट पॉसिबिलिटी, 1 यूनिट और बढ़ाते, कितना प्रोड्यूस करेंगे? 4, यानी कि 4 टन वीट प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा क्लोथ में नुकसान होगा। क्लोथ घट करके 4 से कितना हो गया? 0। 4/1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है समझो। मान लीजिए मेरे पास 10 लेबर थे, कहानी से समझना। ठीक है, मेरे पास 10 लेबर थे, वो 10 लेबर को हम किस फैक्ट्री में भेज दे, जाओ भैया क्या बनाओ, तुम लोगों को कपड़ा बनाना। ठीक है, सब बढ़िया से काम कर रहे थे। अब मेरे मन में आया कि चलो ना हम लोग खेती का भी काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गेहूं प्रोड्यूस करेंगे, तो हम सोचे लेबर कहाँ से मिलेगा? लेबर तो भैया फिक्स था, सारा लेबर को हम कहाँ पर काम लगा दिए? अपने फैक्ट्री में काम पर लगा दिए। सब क्या बना रहे हैं? कपड़ा बना रहे हैं। तो हम एक दिन अपने फैक्ट्री में गए, ठीक है, सारे लेबर को बुलाए, इधर आओ काम बंद करो। सब लेबर लोग से पूछे तुम लोग में से कोई खेती बाड़ी जानता है, कभी खेती बाड़ी की हो? उसमें से कुछ लोग गांव के थे, ठीक है, गांव से आए थे। बोला हाँ सर हम लोग तो खेती बाड़ी जानते हैं। तो चलो तुम लोग खेती बाड़ी करना, तुम लोग कपड़ा मत बनाओ। यानी हम वहीं से अपने फैक्ट्री से कुछ लेबर को लेकर के कहाँ चल गए? गेहूं बनवाने में ले गए। तो यहाँ से जब हम लोग लेबर लेकर के गए, मान लीजिए हम एक लेबर को लेकर के गए, ठीक है, एक ही लेबर को लेकर गए, एक लेबर लेकर के गए, तो वो कितना कपड़ा बना दिया, कितना गेहूं बना दिया? मान लीजिए 1 टन गेहूं प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, लेकिन मेरा लेबर तो चल गया ना। मान लीजिए मेरे पास फैक्ट्री में पहले 10 लेबर थे, ध्यान से सुनना, पहले कितने लेबर थे? 10 लेबर थे। 10 लेबर से हम सिर्फ कितने लेबर को लेकर के गए? एक ही लेबर को लेकर के गए। तो अब यहाँ पर कितना लेबर बच रहा है? 9 लेबर बच रहा है। ठीक है, तो 9 लेबर मिलकर के मान लीजिए कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है? 9000 मीटर क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है। और वो एक लेबर जो कहाँ चल गया खेती बाड़ी करने, वो कितना गेहूं बना दिया? 1 टन गेहूं बना दिया। ठीक है, अब हम क्या सोच रहे हैं यार, मार्केट में गेहूं बनाने में फायदा ज्यादा है, एक काम करते गेहूं का प्रोडक्शन को और बढ़ाते। तो भैया लेबर तो मेरे पास जितने थे उतने ही थे, कुछ लोग को फैक्ट्री में काम पर लगाए हुए थे, कुछ लोग को गेहूं के प्रोडक्शन में लगाए थे। तो हम फिर फैक्ट्री में चल गए। अब कितने लेबर दिख रहे होंगे? 9 लेबर। सबको बुलाए, बोले सुनो तुम लोग में से कोई खेती बाड़ी जानता है? वो सवाल पिछले बार भी पूछे थे, सेम इस बार पूछ रहे। तब उसमें से कहने का क्या मतलब है, जो सबसे बेस्ट लेबर था, जिसको खेती बाड़ी का नॉलेज सबसे ज्यादा था, वो तो ट्रांसफर हो चुका। अब जितने भी लेबर बचे हैं, क्या वो लोग उतने एक्सपर्ट होंगे क्या जितना पहला लेबर गया? नहीं। लेकिन सेकंड राउंड जब हम पूछने गए तो उसमें से 1-2 लेबर मालूम है आपस में डिस्कशन करना चालू कर दिया। हम बोले यार क्या बात कर रहे हो? तो लोग दोनों 2 लेबर था, 2 लेबर मिलकर के क्या बोला, सर हम लोग उतने तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम लोग भी जानते हैं। तो बोले बना लोगे तो बढ़िया। तो सर हम लोग दोनों को साथ में भेजिए ना, दोनों मिलकर के कर देंगे। उतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन दोनों भाई मिलकर के तो उतना काम कर ही देंगे। तो हम समझ रहे इसका मतलब वो लोग दोनों को साथ में भेजना होगा। यानी वहां से 2 दोस्त को पकड़े और कहाँ भेज दिए?
गेहूं बनाने में, ठीक है। लेकिन वो दोनों दोस्त मिलकर के मालूम है कितना बनाएंगे? उतना ही बनाएंगे जितना जो पहला लेबर गया ना उतना ही बना पाएगा, क्योंकि वो लोग उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं था। तो बोला भैया हम लोग दोनों भाई मिलकर के उतना तो बराबरी देंगे जितना पहला वाला लेबर करेगा। हम बोले चलो कोई बात नहीं, गेहूं में फायदा ज्यादा है, गेहूं ही बनाओ। तो 2 लेबर गया है, लेकिन काम सिर्फ कितना हुआ जितना पहले वाला काम किया, बाकी दोनों मिलकर के भी कितना काम किया, उतना ही काम किया। लेकिन सोचो मेरे फैक्ट्री से लेबर कम हो गया। वो लोग लेबर पहले क्या बना रहे थे? क्लोथ बना रहे थे। वो लोग ज्यादा एक्सपर्ट किस में थे? क्लोथ बनाने में। कम एक्सपर्ट किस में थे? वीट बनाने में। तो ज्यादा लेबर को तुम ट्रांसफर कर रहे हो कहां पर? वीट में। यानी क्लोथ वाले लेबर को तुम किस में ट्रांसफर कर रहे हो? वीट में। और वो भी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रांसफर करना चालू कर दिए। पहले तो 1 लेबर गया, अब कितना लेबर गया? 2। तो ऑब्वियस सा बात है प्रोडक्शन पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो वही बात है, इंसान का नेचर क्या है कि हम लोग को हर चीज में बराबर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अगर किसी को मान लीजिए क्रिकेट अच्छा खेलने आता है तो जरूरी नहीं कि वो फुटबॉल में उतना एक्सपर्ट होगा, या जो बंदा फुटबॉल का प्लेयर है वो जरूरी नहीं कि क्रिकेट उतना अच्छा खेले। जिस बंदे को बैडमिंटन अच्छा खेलने आता हो सकता है उसको कैरम अच्छा उतना नहीं खेलने आता होगा। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग को एक काम अच्छा आता तो हो सकता है दूसरा काम में उतना एक्सपर्ट नहीं हो। तो जिस बंदे को क्लोथ बनाने आता था उसको वीट बनाना उतना नहीं आता है। तो हम लोग को हर बार क्या करना होगा? मोर एंड मोर लेबर को ट्रांसफर करना होगा। हमको हर बार रिसोर्सेज कितना ट्रांसफर करना होगा? ज्यादा ट्रांसफर करना होगा। तो यहां से जब ज्यादा रिसोर्सेज ट्रांसफर होंगे उतना ही बनाने के लिए, तो यहां पर तो नुकसान ज्यादा ही है। पहला 1 लेबर गया तो चलो 1 का नुकसान हो गया, दोबारा में 2 लेबर गया तो तुम बोलो 2 का नुकसान हो गया, 3 लेबर चल गया तो मान लीजिए 3 का नुकसान हो गया, यहाँ पर 4 लेबर चल गया तो कितने का नुकसान हो गया? 4 का नुकसान हो गया। समझ में आ रहा है? बस कंसेप्ट ये है कि हर लेबर हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। किसी को वीट बनाने आता था, किसी को क्लोथ बनाने आता था। अब तुम कपड़ा बनाने वाले से क्या बनवाना स्टार्ट कर दोगे? गेहूं बनवाना चालू कर दोगे, तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। आ रहा समझ में? अच्छा सर पिछले क्लास में तो आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड यूज किए थे, अब यहां पर ये क्या लगा दिए? एम। मार्जिनल मतलब होता है 1, मार्जिनल मतलब होता है 1। यहां पर हम सारा चीज 1 के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं कि गेहूं का 1 यूनिट बढ़ाने से, गेहूं का 1 यूनिट बढ़ाने से क्लोथ का कितना यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, गेहूं का 1 यूनिट को बढ़ाने से क्लोथ का कितना यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उस रेशियो को क्या कहते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब सुनो, अगर मान लीजिए तुमको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना करके दे दे ए और बी, यहां पर लिखा हुआ है वीट, यहां पर लिखा हुआ है क्लोथ, मान लीजिए यहां पर है सपोज करो 2, यहां पर है सपोज करो 15, यहां पर हो गया है सपोज करो 5 और यहां पर हो गया है 9। ठीक है, और हम तुमको बोलेंगे बताओ क्या निकालना है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब देखो यहां पर जो चेंज दिख रहा है वो 1 का नहीं ना दिख रहा है। पिछले बार में एग्जांपल में हम सब सीक्वेंस में नंबर लिए थे 1 2 3 4 5। यहां पर देखो क्या हो रहा है, वीट का प्रोडक्शन कितने से बढ़ा? 3 से, लेकिन क्लोथ का प्रोडक्शन कितने से कम हुआ? 6 से। तो तुम अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेशियो ले लोगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो क्या हो जाएगा? 6 यूनिट सेक्रीफाइस हुआ कितने को प्रोड्यूस करने के लिए? 3। 6 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ गया, कितने यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए? 3। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी के रेशियो को क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको अगर तुम डिवाइड कर दोगे, 3 पाने के लिए 6 खोना पड़ गया, तो 1 के लिए कितना? 2। तो अपने आप किस में कन्वर्ट हो गया? मार्जिनल के टर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? अगर हम सिर्फ बोलेंगे कि हमको 6 का लॉस हो रहा है 3 को 3 प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। लेकिन जब तुम उसको 1 यूनिट्स के टर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या बन जाता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि 1 यूनिट बढ़ाने के कारण कितने यूनिट का नुकसान सफर करना पड़ रहा है। आ रहा समझ में? ठीक है, इसको नोट करना है। एक काम करें, नोट करने वाला काम लास्ट में करवा दे कि साथ साथ करोगे? लास्ट में कर लेंगे रुक करके, है ना। यहां पर हम लोग को बस कॉपी करना। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल मतलब क्या है? जब हम टेबुलर फॉर्म में कोई चीज को प्रेजेंट करते तो क्या बन जाता है? शेड्यूल। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग, जो क्या शो कर रहा है? अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन मतलब क्या? एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन था, ए बी सी डी, बहुत सारा कॉम्बिनेशन था। अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ, हम लोग 2 गुड्स क्यों लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि आगे चलकर किसी को हम लोग कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द फिक्स रिसोर्सेज, जो तुम प्रोड्यूस कर सकते हो अपने फिक्स रिसोर्सेज से। एज्यूमिंग दैट, क्या एज्यूम करके चलोगे? रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। क्योंकि तुम यहां पर पॉसिबिलिटी बना रहे हो, तुम्हारा एक्चुअली में रिसोर्सेज यूटिलाइज होगा कि नहीं होगा वो तो एक बाद का बात है। जैसे कहने का मतलब मेरे पॉकेट में 20 रुपया है, तो हम एक बजट बनाते हैं ना कि ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते, तो वो तो ये मान करके बनाते होंगे कि अपने 20 रुपए को पूरा अच्छे से खर्च करना है।
हाँ, लेकिन एक्चुअली में वो खर्च होगा नहीं होगा ये तो एक अलग मैटर है। तो उसी तरीके से हमारा इकोनॉमी भी तो एक बजट बना करके चलता है कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज है तो हम इससे ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो अपना इकोनॉमी क्या चाहेगा कि हम अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, तो मैक्सिमम क्या क्या बना सकते हैं और कितना कितना बना सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी बना रहा है। ये एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी। मींस हम लोग अनुमान लगा करके चल रहे हैं कि अगर हम अपना सारे रिसोर्सेज को, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है क्या है, फिक्स रिसोर्सेज है, उसका क्या करें, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। तो मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है, अगर हम अपना सारा रिसोर्स किस में लगा दे, क्लोथ में, तो मैक्सिमम कितना क्लोथ बनेगा, 10। अगर सारा रिसोर्स वीट में लगा दे तो कितना बनेगा, मैक्सिमम 4। या इसके बीच में और भी पॉसिबिलिटी है, बी, सी और डी, जहां पर कुछ क्लोथ बनेगा तो कुछ वीट बनेगा। ठीक है, एक काम करो ना, नोट कर लो, तुरंत तुरंत हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज, दो गुड है मान लीजिए, एक है गुड एक्स और एक है गुड वाई। गुड एक्स ले लिए हम लोग वीट को और गुड वाई ले लिए हम लोग क्लोथ को। पहला पॉसिबिलिटी क्या था, वीट में कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि सारा रिसोर्स मेरा किस में लगा दिए, क्लोथ में, तो ये कितना हो गया, 10। दूसरा पॉसिबिलिटी, वीट का 1 बढ़ा दो, इसका 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 9। एक और बढ़ा दो, ये हो जाएगा 2, इसमें 2 घटा दो, ये हो जाएगा 7। डी, इसमें 1 बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा, 3 घटा दो, इसमें 4। अब ये सीक्वेंस में घटा रहे, वो कोई लॉजिक नहीं है, तुमको वो समझाया जा रहा है कि अगर इधर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इधर ज्यादा से ज्यादा घटेगा। 1 भी घट सकता है, उसके बाद 3 भी घट सकता है, 5 भी घट सकता है, मतलब इधर का जो रेशियो आएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। पहला बार में 1 घट सकता है, दूसरा बार में 3 भी घट सकता है, 5 भी घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, E4 इधर घट के कितना हो गया, 0। इसके बगल में निकालो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, कहने का मतलब सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाई गेन। तो ए का तो कुछ नहीं निकलेगा, ए के बाद से देखो, गेहूं का 1 बढ़ा, क्लोथ का 1 घटा, 1:1, 1 ही हो गया, ये हो गया 2:1, 2 हो गया, 3:1, 3 हो गया, और ये 4:1, ये हो गया 4। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT, MRT। ठीक है, इसको MRT भी कह सकते हो, MOC भी कह सकते हो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये टेबल समझ में आ गया। ठीक, अब सुनो, इसी टेबल को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो बस यहां पर वर्ड चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये मैथ्स में पढ़े हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में प्लॉट करना, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़े होगे ना, स्ट्रेट लाइन में, और कहाँ पढ़े हो, ये वाला ग्राफ बनाने आता था हम लोगों को, मैथ्स में 10th में भी तो था, लीनियर इक्वेशन। हाँ, लीनियर इक्वेशन। ये नीचे है गुड एक्स, ये हो गया वीट, और वाई एक्सिस में हो गया गुड वाई, ये हो गया क्लोथ। बनाते चलो, यही बात क्यों कर रहे हो, एक है गुड एक्स और एक है गुड वाई। अच्छा, गलत सवाल पूछ देना, मैथ ही नहीं पढ़े होगे तुम लोग तो। हाँ, मैथ्स पढ़े हो। वन, टू, थ्री, फोर, 5, यहाँ पे ले लो 2, 4, 6, 8,
और ये पॉइंट हो गया 10, 2 4 6 8 10। चलो ए नंबर वाला कॉम्बिनेशन देख के बताना। तो ए वाला प्लॉट कौन सा था? ए का पॉइंट क्या क्या था? वीट 0 था, वीट 0 था, क्लोथ 10 था। तो पहला पॉइंट ये हो गया ए नंबर। उसके बाद दूसरा वीट 1 होगा, क्लोथ 9 यहां पर आ जाएगा बीच में। उसके बाद वीट है, ये हो गया बी। वीट 2 था और क्लोथ 7, 7 यहां आ जाएगा। वीट 3 था, क्लोथ 4, 4 यहां आ जाएगा। ए बी सी और ये हो गया डी। उसके बाद वीट 4 था, क्लोथ 0 हो गया। तो ये लास्ट कॉम्बिनेशन हो गया ई। ठीक है, अभी सारे प्लॉट को मिला दो, पॉइंट को रफ हैंड से। अब ये बताओ तो शेप कैसा बना है? हाँ, ये कर्व कैसा बना है? 3 तरह का होता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। मतलब जो शेप बनेगा वो ऐसा बनेगा। 3 तरह का ही शेप बन सकता है। या तो वो ऐसा है, या तो वो शेप ऐसा होगा, या तो वो ऐसा होगा। तो इन तीनों में से कौन सा है? ये वाला है कनकेव और ये है कन्वेक्स और ये है स्ट्रेट लाइन। कौन सा लग रहा है? हाँ, कनकेव। ये शेप कैसा है? कनकेव, पीपीसी। और ये कैसा है? कनकेव। कनकेव बनने का रीजन क्या हुआ? ये शेप ऐसा क्यों बना? ये कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन के जैसा क्यों नहीं बन पाया? क्या हो गया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी तो बताया, वो शेड्यूल था, ये कर्व हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हाँ, क्योंकि एमओसी इंक्रीज होता है। चलो वो तो तुम समझा दिए। पीपीसी कनकेव होता है। ठीक है, अब इधर देखो, कोई भी शेप ऐसा क्यों बनता है या ऐसा क्यों बनता है, वो ऐसा क्यों बनता है, वो सिर्फ एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। देखो कैसे, मान लीजिए हम एक पॉइंट ये लिए, ठीक है, हमको y का 1 यूनिट कम करना पड़ रहा है x के 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y का 1 यूनिट कम करना पड़ रहा है x के 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए पहला राउंड में। सेकंड बार में y का 2 यूनिट कम करना पड़ गया, क्लोथ का 2 यूनिट कम हुआ x के कितने यूनिट को बढ़ाने के लिए? 1। फिर y का 3 यूनिट कम हुआ x के कितने यूनिट को बढ़ाने के लिए? 1। और लास्ट में y का 4 यूनिट कम करना पड़ गया x से कितने को बढ़ाने के लिए? 1। यानी यहां पर -1 हुआ, यहां -2, यहां पर -3, यहां पर -4। प्लस तो हर बार क्या हो रहा था? 1 + 1 + 1 और +1। तो अगर इन तुम सारे पॉइंट को अगर मिलाओगे तो ये शेप कैसा बनेगा? कनकेव बनेगा। ठीक है, अगर इसी ऑर्डर को हम बदल दे, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में गेहूं का 4 यूनिट को सेक्रीफाइस, क्लोथ का 4 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता क्लोथ के 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बार में 3 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता इधर 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए, और फिर 2 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए, और फिर 1 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ता 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए। तब तुम इस नंबरिंग को अगर प्लॉट करते तो ये शेप कैसा बन जाता? लगभग कन्वेक्स से बन जाता। तो वो बस x और y का नंबर के ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, अच्छा, ये जो हम लोग मेजर किए थे ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये मेरा क्या निकल के आया? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये स्लोप मैथ्स में पढ़े थे कहीं पर? स्ट्रेट लाइन चैप्टर में स्लोप निकालना सीखे थे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये देखो तो नहीं पढ़े थे ये वाला चीज? ये पढ़े हो गए, हम बताते। देखो कैसे, हम याद दिला देते। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, सपोज करो पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तुमको इन दोनों का क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, ए बी लाइन का स्लोप निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ नंबरिंग कर देते हैं, 0, ये हो गया ए, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी और ये हो गया बी डैश। ठीक है, ए और बी का यहां पर क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होगा?
यहां पर ए से अगर हम बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, या बी का मतलब क्या हो गया, वो फॉर्मूला क्या था बोलो तो, स्लोप का y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या ऐसे देख लो यहां से यहां तक इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है कितना बढ़ाने के लिए, ये हो गया चेंज इन y, और ये क्या हो गया चेंज इन x। वही चीज जो y2 माइनस y1 और हम x2 माइनस x1 कर रहे हैं, इतना माइनस इतना करेंगे y2 माइनस y1 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो वही तो रेशो बनेगा डेल्टा y बाई डेल्टा x ही तो बनने वाला है। वही स्लोप को ही बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब तुम्हारा ये वाला जो रेशो बन रहा है डेल्टा y बाई डेल्टा x, या तुम उसको स्लोप कह लो, ये जिस ऑर्डर में आएगा, पहला बार में अगर 4 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक को बढ़ाने के लिए, फिर 3 को सेक्रीफाइस करना है एक को बढ़ाने के लिए, फिर 2 को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक को बढ़ाने के लिए, मतलब जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। स्लोप क्या है, उल्टा बोल दिया, पहले एक को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक को बढ़ाने के लिए, फिर 2 सेक्रीफाइस करना है एक बढ़ाने के लिए, फिर 3 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक को बढ़ाने के लिए। तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब कि जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसके कारण तुम्हारा शेप कैसा बन रहा है, कनकेव बन रहा है। और वही अगर रेशियो चेंज कर दो, पहला बार में 4 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक को बढ़ाने के लिए, फिर 3 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक को बढ़ाने के लिए, फिर 2 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक को बढ़ाने के लिए, तो जो तुम्हारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा वो डिक्रीजिंग आएगा, मतलब स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तब तुम्हारा शेप कैसा बनेगा, कन्वेक्स। और अगर ऐसा सिचुएशन ले ले, एक घटा एक बड़ा, एक घटा एक बड़ा, एक घटा एक बड़ा, एक घटा एक बड़ा, तो ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। हम लोग घर में सीढ़ी वैसे रहता है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, पढ़ो फ्रक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका एक दो अल्टरनेटिव नेम है, पढ़ लो। फ्रक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग ये भी बोलते हैं फ्रक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसका एक और नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व देखो नाम इसलिए दिया गया ना क्योंकि हमारे पास रिसोर्स फिक्स था, अगर हम एक चीज का प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो अल्टीमेटली रिसोर्सेज को हमको इधर से इधर क्या करना था, ट्रांसफर करना पड़ रहा था, बस उसी कारण से नाम भी क्या पड़ गया इसका, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब सुनो, इसके आगे का अगर लाइन नहीं याद हो पाता तो मालूम है तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दे तो वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाएगा। बट उतना शॉर्टकट मत मारना, ठीक है, पूरा लिखना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, वही अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन कितने गुड्स का, 2 गुड्स का, दैट कैन बी प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के बारे में, एक्चुअल नहीं है, विद द फिक्स्ड रिसोर्सेज एज्यूमिंग दैट द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ठीक है, अच्छा अब तुमसे अगर कोई पूछेगा ये कि एजम्पशंस बताओ तो व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ पीपीसी, तो क्या क्या बोल सकते हो, इसी में एजम्पशन छुपा हुआ है। पहला एजम्पशन, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, और रिसोर्सेज को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मतलब वो गेहूं में भी यूज हो सकता है और व्हीट में भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, दूसरा एजम्पशन क्या ले रहे हैं कि रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, और तीसरा एजम्पशन 2 गुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग ग्राफ में कितना प्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। वो डायग्राम कॉपी में बना लिए तो यहाँ पर बना लेना, वही सेम चीज है। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया गुड एक्स, व्हीट, ये हो गया गुड वाई, क्लोथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वो पॉइंट करना कोई जरूरी नहीं है, तुम बस एक सिंपल ऐसे करके ड्रॉ कर दो, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पीपीसी, यही हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या हुआ, ठीक है, कर दो ना स्नेहा फैन नीचे से, हाँ दोनों ही बंद कर दो, नहीं टीवी नहीं बंद हुआ, इसको झटका लगता है एक बार। चलो ये पढ़ो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ पीपीसी, इसको बाद में पढ़ना। अभी हम लोग जो आंसर पढ़े ना उसी में से क्या क्या एजम्पशन बना था, हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि दो गुड्स का प्रोडक्शन होगा। दूसरा, रिसोर्स हमारे पास फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, ठीक है, और हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, क्या रिसोर्सेज ट्रांसफर हो सकता है व्हीट से क्लोथ में या क्लोथ से व्हीट में, हाँ, नहीं हो पाता तो फिर पॉसिबिलिटी कैसे बनाते हैं। चलो पहला एजम्पशन, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज
फिक्स, रिसोर्स फिक्स्ड है, बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। बट हाँ, ये रिसोर्सेज दोनों जगह यूज हो सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। हम लोग मान के चल रहे थे पूरे दुनिया के अंदर में सिर्फ हम लोग 2 ही सामान बनाएंगे, गेहूं और कपड़ा। थर्ड, हम अपने रिसोर्सेज का क्या करेंगे, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करेंगे। हमारा जो टेक्नोलॉजी का स्तर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, बिकॉज देखो टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो हमारा पॉसिबिलिटी भी बदल जाएगा। हम लोग को मान करके चलना होगा कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, जो भी हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसी से हम लोग को पॉसिबिलिटी बनाना है। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे तो हमारा पॉसिबिलिटी भी चेंज होगा। बेहतरीन मशीन का इस्तेमाल करोगे तो पॉसिबिलिटी और क्या होगा, चेंज होगा। मींस प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा कपड़ा बना सकते हो, ज्यादा गेहूं भी बना सकते हो। तो हम लोग मान कर चल रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड है और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलेगा तो पीपीसी बदल जाएगा। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। हाँ, ये तो सबसे, कोई भी इंसान 2 चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। जिसको कपड़ा बनाने आता था वो वीट में एक्सपर्ट नहीं था, जो वीट बनाने आता उसको कपड़ा बनाने में एक्सपर्ट नहीं था। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स, क्योंकि दोनों में अगर वो बराबर ही एफिशिएंट होता तो उससे चाहे क्लोथ बनवा लो चाहे वीट बनवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको क्लोथ डिपार्टमेंट में भेजो चाहे वीट डिपार्टमेंट में भेजो, इधर से वो इधर शिफ्ट करेगा तो इधर 1 बढ़ेगा तो इधर 1 ही घटेगा, क्योंकि दोनों में उसका एफिशिएंसी क्या था, सेम। मान लीजिए हम लोग असेंबली का काम करते हैं, मान लीजिए मोबाइल फोन का असेंबली करते हैं, ठीक है। तो एक मान लीजिए 2 तरह का मोबाइल फोन बन रहा है। एक मान लीजिए सैमसंग मोबाइल फोन का असेंबली किया जा रहा है, इधर में नोकिया मोबाइल फोन का असेंबली किया जा रहा है। तो एक लेबर है, उसको उतना ही एक्सपर्ट है, मींस उसको उतना ही टाइम लगता है सैमसंग फोन का असेंबली करने में और उतना ही टाइम लगता है नोकिया फोन का असेंबली करने में। तो उसको ये वाला काम करवाओ चाहे ये वाला काम करवाओ, कोई फर्क पड़ेगा। उसको इस जॉब से अगर हम इस जॉब में ट्रांसफर कर देंगे तो इधर 10 मोबाइल फोन का वो असेंबली करेगा तो इधर 10 मोबाइल फोन का असेंबली घटेगा, क्योंकि वो दोनों में क्या है, इक्वली एफिशिएंट है। बट ऐसा नहीं पॉसिबल है, कोई भी रिसोर्सेज 2 चीज में इक्वली एफिशिएंट नहीं होता है। अगर हम लैंड का ही बात करें तो जिस जमीन में गेहूं बढ़िया से ग्रो किया जा सकता है उसी जमीन में राइस उतना अच्छा से ग्रो नहीं होगा, क्योंकि लैंड का अपना अपना फर्टिलिटी है, सॉइल का अपना अपना फर्टिलिटी है, ठीक है। अगर दोनों इक्वली एफिशिएंट होता ना तो मालूम है मेरा पीपीसी कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन बन जाता, क्योंकि जितना इधर बढ़ता उतना उधर से क्या हो जाता, घट जाता। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है गुड्स के हिसाब से, ऐसा तो हो ही सकता है। अगर हम 2 गुड्स ऐसा बना रहे हैं जो रिसोर्सेज और लेबर को वो काम दोनों ही आता है, तब तो हो ही सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, पीपीसी के बारे में पूछ सकता है, तो क्या लिखोगे, पीपीसी का मींस था ना बचपन में हम लोग क्वेश्चन आता था ना, चित्र को देख करके 10 वाक्य लिखे, हिंदी में आता था ऐसे लिखने। फोटो को देख करके उसके बारे में 5 लाइन लिखे। तो वही चीज है, तुमसे हम पूछ रहे, इस फोटो को देख करके, इस चित्र को देख करके 2 वाक्य बोले, इसके बारे में बताओ कैसा लग रहा है। हाँ, एक हो गया कनकेव, दूसरा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखो कोई भी कर्व के बारे में पूछोगे तो यही सब बताना है, वो अपवर्ड स्लोपिंग है कि डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता है और ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, x का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो y का प्रोडक्शन घटेगा, बिकॉज हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, या तो ये बनाएंगे या तो ये बनाएंगे। अगर एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरे चीज का प्रोडक्शन घटेगा, तो x का प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो क्लोथ का प्रोडक्शन कम होगा, इसलिए शेप कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। अच्छा, डाउनवर्ड में भी कैसा बन रहा है, कनकेव बन रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो तुमसे रीजन भी पूछ सकता है, जैसे प्रॉपर्टीज पूछा तो क्या लिख दोगे, पीपीसी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और पीपीसी कैसा है, कनकेव। अच्छा, तुम इसमें रीजन भी लिख सकते हो, पीपीसी कनकेव क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। पीपीसी का शेप, ठीक है, यहाँ पर खाली पीपीसी के शेप के बारे में बताया गया है। पीपीसी का शेप क्या है, पीपीसी इज कनकेव इन शेप बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी का पूरा फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या एक दूसरा चीज कह सकते हो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो कैसा आ रहा था, इंक्रीजिंग आ रहा था, पहले 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर 4 घटा। ये वाला चीज अभी हम यहाँ से यहाँ तक नहीं बताएंगे। मीन्स ये जो लाइन लिखा हुआ, ये लाइन का मतलब नहीं समझेगा तुमको, हम एक एग्जांपल से वो इमेजिनेशन करवा दिए थे कि हाँ लेबर यहाँ से यहाँ जा रहा था, पहले 1 लेबर जा रहा था, फिर 2 लेबर जा रहा था, वो यहाँ पर उसी चीज को लिख दिया है
इंक्रीजेस, एमआरटी या एमओसी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है, ये हम लोग एक चैप्टर पढ़ना है, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर, वहां पर जाकर के ये लॉ समझाएंगे। अभी तुम लोग को हम एक दूसरे सेंस में समझा दिए कि एक 10 लेबर एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, वहां से पहले एक लेबर ट्रांसफर हुआ, फिर उतना ही काम करने के लिए 2 लेबर को ट्रांसफर करना पड़ गया, फिर उतना ही काम करने के लिए 3 लेबर को ट्रांसफर करना पड़ गया। तो ज्यादा से ज्यादा लेबर ट्रांसफर हो रहा उतना ही काम को करने के लिए, तो इधर तो नुकसान बढ़ रहा है, ठीक है। उसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। अभी खाली याद कर लेना, अभी इसे रट लेना कि कोई बोलेगा एमओसी क्यों इंक्रीज करता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और एक रीजन और भी है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। MRT increases because all the factors of production are not equally efficient in the production of all the goods। यहाँ से जितना भी टॉपिक पढ़ रहे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ आ सकता है। व्हाट इज पीपीसी पूछ देगा, 1 नंबर का पीपीसी लिखो। इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द फिक्स्ड रिसोर्स assuming that resources are fully and efficiently utilized। what is the shape of PPC? PPC is concave in shape। why PPC is concave in shape? because marginal rate of transformation या marginal opportunity cost is increasing। why it is increasing? because of the law of diminishing marginal return। कोई 2 प्रॉपर्टी बताओ पीपीसी का। it was downward sloping from left to right। उसका शेप के बारे में बता देना, पीपीसी कैसा होता है, concave in shape, ठीक है। assumptions of PPC 4-5 assumption बता दो। हम लोग 2 गुड्स इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी हमारे पास कांस्टेंट है, हम एज्यूम करके चल रहे कि रिसोर्सेज का फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। और हाँ, रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों के प्रोडक्शन में, और रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया भी जा सकता है, ठीक है। अब वही सब एक्सप्लेन किया गया एमआरटी के बारे में। व्हाट इज एमआरटी? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसी के रेशियो को कहते हैं एमआरटी। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स सैक्रिफाइस्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर गुड इन टू गुड इकोनॉमी। यानी कि क्लोथ का 1 यूनिट बढ़ाने के कारण, नहीं, गेहूं का 1 यूनिट बढ़ाने के कारण हमको अपने क्लोथ का कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसी के रेशो को क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा तो पीपीसी का शेप कैसा बनेगा, कनकेव। अच्छा, अगर यही नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा तो कैसा बनेगा, कन्वेक्स। अगर यही नंबर कांस्टेंट रह जाएगा तो शेप कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिख भी दिए, इफ एमआरटी या एमओसी इज constant then PPC would be a straight line, and if MRT या MOC is decreasing then PPC would be convex to the origin। एक काम करो ना, इसको केस A कर लो और इसको केस B कर लो, और यहाँ पर नीचे में स्पेस, इसमें डायग्राम बना देते हैं, है ना। मतलब टोटल देखा जाए तो 3 केस बना। पीपीसी अगर इंक्रीजिंग था तो कनकेव, डिक्रीजिंग था तो कन्वेक्स, और कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन। चलिए ये वाला कांस्टेंट वाला, तो पीपीसी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। बाकी वो सब लिख लोगे ना, गुड एक्स इधर हो गया, गुड वाई 0 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, गुड एक्स और गुड वाई, ये हो गया पीपीसी स्ट्रेट लाइन। और ये पीपीसी बना कैसा बना, कन्वेक्स। हो गया। अब देखो चेंज इन पीपीसी। अब हमारा पीपीसी में चेंज भी आ सकता है, ठीक है। हम लोग एक एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, फिक्स्ड, और हमारा टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट। अगर हमारे रिसोर्सेज में चेंज आए, हमारे टेक्नोलॉजी में चेंज आए, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग का प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी बदल जाएगा। अगर हम बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, खराब टेक्नोलॉजी होगा तो प्रोडक्शन घटेगा। हमारा रिसोर्सेज बढ़ेगा तो हम ज्यादा बना सकते हैं, रिसोर्सेज कम हो जाएगा तो कम बना सकते हैं। मान लीजिए देश में बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो हमारा बहुत सारा रिसोर्स बर्बाद हो जाएगा, बहुत सारे फैक्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाएगा। तो इन दैट केस
हमारा कंट्री का रिसोर्सेज कम हो जाएगा ना, फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगा, लोगों का डेथ हो जाएगा, तो ये सब रिसोर्स ही तो है। तो अगर हमारे कंट्री में अर्थक्वेक आता है, क्वेश्चन आएगा कि बताओ हमारे कंट्री में अर्थक्वेक आता है तो उससे पीपीसी पर क्या असर पड़ेगा? तो अर्थक्वेक आने से रिसोर्स खराब हो जाएगा, रिसोर्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक्स भी कम बना पाएंगे, वाई भी कम बना पाएंगे, गेहूं का भी प्रोडक्शन कम होगा और क्लोथ का भी प्रोडक्शन कम होगा, तो पीपीसी लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर जाएगा, पीपीसी अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। वही दूसरा सवाल, मान लीजिए फॉरेनर्स लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिए, हम लोग और नया नया नेचुरल रिसोर्सेज फाइंड आउट करना चालू कर दिए, हमारे पास और बेहतर टेक्नोलॉजी आ गया काम करने का, तब तो हमारा कैपेसिटी बढ़ जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगा काम करने का, तो हम लोग गेहूं भी ज्यादा बना सकेंगे और क्लोथ भी ज्यादा बना सकेंगे। तो इन दैट केस एक्स भी आगे की तरफ भागेगा, वाई भी आगे की तरफ भागेगा, तब हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट चेंज इन पीपीसी के अंदर में, एक होता है शिफ्ट और एक होता है रोटेशन। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पीपीसी इज बेस्ड ऑन द assumption that resources of an economy are fixed. However, in this changing world, the productive capacity of an economy is constantly changing. वो तो हमारा assumption था कि resources क्या है, fixed है, but क्या resources हमेशा fixed रहेगा? नहीं, लगातार situation बदल रहा है, लगातार resources में changes आ रहा है, due to increase और decrease in resource। वो तो समय के साथ साथ resources बढ़ेगा घटेगा, वो तो चलते रहेगा। Such changes in resources lead to change in PPC and change in PPC can be of two types। दो तरीके से change आ सकता है, एक change को कहते हैं शिफ्ट इन पीपीसी और एक को कहते हैं रोटेशन इन पीपीसी। देखो क्या है शिफ्ट और क्या है रोटेशन। शिफ्ट इन पीपीसी, केस 1, इंक्रीज इन रिसोर्स एंड ऑब्लिक और इंप्रूवमेंट in technology, increase in resource या improvement in technology in production of both the goods। मान लीजिए हम लोग दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, व्हीट एंड क्लोथ, गुड एक्स एंड गुड वाई, तो ये हमारा पीपीसी का शेप था। ठीक है, 0x y, ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पीपी, ये मेरा हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, गुड एक्स और इधर हो गया गुड वाई। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है और जो हमारा पास टेक्नोलॉजी है उसके मदद से मैक्सिमम ये सारा पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, इतना बना सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मेरा रिसोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन रिसोर्स, लेबर फोर्स बढ़ गया, हमारे कंट्री में और नया नया नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग को फाइंड आउट कर लिए, या फॉरेनर्स लोग इंडिया में और पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दी, मींस हमारे कंट्री का रिसोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, या हमारा टेक्नोलॉजी और इंप्रूव कर रहा है इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स के केस में, यानी गुड एक्स के केस में भी एंड गुड वाई के केस में भी, यानी कि गेहूं के केस में भी एंड क्लोथ के केस में भी, यानी गेहूं के केस में भी हमारे पास मान लीजिए रिसोर्सेज बढ़ रहा है, क्लोथ के केस में भी बढ़ रहा है, और दोनों के केस में टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है, तो हम एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और वाई का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, रिसोर्सेज बढ़ेगा, तो हम यहां पर आ जाएंगे, पहले इतना बना रहे थे अब कितना बनाएंगे, ज्यादा, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते पी डैश। ठीक है, अच्छा हम लोग ये वाला चीज भी तो ज्यादा बना पाएंगे, क्लोथ भी ज्यादा बनेगा, रिसोर्सेज बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तो ये चीज भी ज्यादा होगा, इसको भी नाम दे देते पी डैश। तो अभी जो मेरा पीपीसी ये था, अब वो पीपीसी कैसा हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन पीपीसी, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, राइट की तरफ आ गया, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। ठीक है, तो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, खाली ये बोलेगा कि बताओ तो पीपीसी राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगा, तो तुमको बताना पड़ेगा इंक्रीज इन रिसोर्स एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, क्योंकि दोनों गुड्स के केस में ना अच्छा हो गया तो एक्स भी ज्यादा बनेगा और वाई भी ज्यादा बनेगा, तो हम एक्स भी ज्यादा बनाएंगे वाई भी ज्यादा बनाएंगे, हमारा पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। इसी को तुम अगर केस 2 बोलोगे तो केस 2 क्या बनेगा बोलो तो, इसी का अपोजिट, डिक्रीज इन रिसोर्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी खराब हो गया है ना, 0x एक्सिस y एक्सिस, ये मान लीजिए हमारा पीपीसी चल रहा था। ठीक है, अब अगर हमारा रिसोर्स खराब हो जाएगा, अर्थक्वेक आ गया तो बहुत सारा रिसोर्स बर्बाद हो जाएगा, या हमारा टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गया, तो हम लोग पहले के मुताबिक कब बना पाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा,
लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। एक हो गया राइटवर्ड शिफ्ट और एक हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आ रहा समझ में? तो बस यही टॉपिक है, शिफ्ट इन पीपीसी। तो अगर दोनों गुड के केस में रिसोर्स अच्छा हो जाए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाए, तो हम दोनों ही ज्यादा बना पाएंगे, तो हमारा पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। और अगर दोनों ही खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। ठीक है, ये तो हुआ शिफ्ट इन पीपीसी। अब एक दूसरा टॉपिक है रोटेशन। एक होता है शिफ्ट और एक होता है, वो नोट करवा देंगे, ठीक है, पहले समझ लो। और ये है रोटेशन इन पीपीसी। एक है शिफ्ट और एक है रोटेशन। ये था मान लीजिए नीचे वीट हो गया और इधर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे क्लोथ। ठीक है, अब हुआ क्या, हम लोग के पास एक मान लीजिए नया टेक्नोलॉजी आया। ठीक है, मान लीजिए हम लोग कोई नया टेक्नोलॉजी इंपोर्ट के दूसरे कंट्री से कोई नया मशीन मंगवाए, और वो मशीन, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ किसके लिए है? वीट के लिए। उसका इस्तेमाल हम लोग क्लोथ में नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारा रिसोर्स इंक्रीज तो हुआ या हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव तो हुआ, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ किस में कर सकते हैं? वीट में कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल क्लोथ में नहीं होगा। तो क्लोथ तो जितना बनना था उतना ही बनेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे वीट के केस में रिसोर्सेज इंक्रीज करेंगे या टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, तो हम लोग वीट को कितना बना सकेंगे? ज्यादा। यानी पहले हम लोग इस पॉइंट पर थे पीपी, अब हम लोग इस पॉइंट पर आएंगे पी डैश, तो हम लोग का पीपीसी क्या हो जाएगा? शिफ्ट नहीं, इसको क्या कहते हैं? रोटेट। इसको कहते हैं रोटेट करना। ठीक है, शिफ्ट मतलब दोनों एक्सिस से शिफ्ट करेगा, और रोटेट मतलब सिर्फ एक एक्सिस से शिफ्ट करेगा। तो अगर किसी एक गुड के केस में अच्छा रिसोर्स आ जाए, ज्यादा रिसोर्स हो जाए, ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी हो जाए, तो उस गुड्स का प्रोडक्शन क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगा आगे की तरफ। तो उसको कहेंगे रोटेशन इन पीपीसी, राइटवर्ड रोटेट। अच्छा, वही बताओ, अगर मान लीजिए वीट के केस में रिसोर्सेज खराब हो जाए, कम हो जाए, टेक्नोलॉजी खराब हो जाए, लेकिन क्लोथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज अंदर की तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रोटेट्स टू द लेफ्ट। ये हो गया रोटेट्स टू द लेफ्ट। ठीक है, तो बस ये याद रखना, शिफ्ट और रोटेशन में क्या अंतर है? शिफ्ट के केस में जो रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, वो दोनों गुड के केस में हो रहा है। और रोटेशन में क्या हो रहा है? इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, वो सिर्फ कितने गुड के केस में हो रहा है? एक गुड के केस में हो रहा है। अच्छा, ये एग्जांपल तुम एक्स का लेकर के बना रहे, तुम इसी को वाई का लेकर के भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। कि मान लीजिए गेहूं के केस में कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आया, ना ही रिसोर्स में चेंज आया। जो टेक्नोलॉजी आया वो किस में आया? क्लोथ बनाने में। ताकि क्लोथ को बनाने का एक से एक मशीन आता है। ये था वीट और ये था क्लोथ। तो ये तो जितना बन रहा था उतना ही बनेगा। अगर इसका टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, इसमें रिसोर्सेज बढ़ेगा, तो ये आगे की तरफ बनेगा, ज्यादा बनेगा। ये ऊपर की तरफ रोटेट कर जाएगा। इसको राइटवर्ड रोटेशन भी कह सकते हो या इसको अपवर्ड रोटेशन भी कह सकते हो। ठीक है, और यही अगर खराब हो जाएगा तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, तो इसको क्या कह सकते हो? डाउनवर्ड रोटेशन भी कह सकते हो या लेफ्टवर्ड रोटेशन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइटवर्ड लेफ्टवर्ड यूज तुम इसके लिए भी कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटने वाला। या इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड भी कह सकते हो। आ रहा समझ में? अब देखो यहाँ पर हम इतना सारा स्पेस छोड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें देखो कितना तुम डायग्राम बना सकते हो, बोलो तो इसमें कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है? शिफ्ट का तो दो ही पॉसिबिलिटी बनेगा, एक राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी और एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। और रोटेट का कितना बनेगा? हाँ, रोटेट में 4 बन सकता है। एक एक्स के केस में राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, और एक वाई के केस में राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। ये अपने से बना सकते हो आई थिंक, इसमें कोई स्पेशल डायग्राम नहीं है। एक पीपीसी लेकर के आगे मार्किंग करके बना दोगे, कोई भी बुक से लेकर के कॉपी कर सकते हो। हम देखो दिखा दे रहे हैं, कोई भी डायग्राम ही बनाना है खाली इसमें। जैसे शिफ्ट इन पीपीसी का टॉपिक है, तो बस एक डायग्राम ही तो आगे बनाना है और लिख देना है राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। एक अंदर की तरफ ड्राइंग बना करके लिख देना लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। फिर एक रोटेट वाला डायग्राम बना देना है। एक रोटेशन तुम एक्स एक्सिस वाला में भी दिखा सकते हो दोनों की तरफ, और एक वाई एक्सिस में भी दिखा सकते हो। ठीक है, हम फोटो भेज देंगे, कॉपी कर लेना। ठीक है, हाँ अब सुनो, ये जो पीपीसी है 0 x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, ये हम लोग एक डायग्राम, हाँ ये वाला डायग्राम देखो, हम लोग ये वाला डायग्राम बनाए थे ना। ठीक है, ये पॉइंट A B C D और E, ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है? एक तुम लोग का टॉपिक है अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल कॉम्बिनेशन वर्सेस अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन।
अटेनेबल कॉम्बिनेशन वर्सेस अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, वो जो तुम बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए बी सी डी ई क्या पॉसिबल है बनाना? बिल्कुल। अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करें तो हम तो इसमें कोई भी पॉइंट बना सकते हैं। मींस पीपीसी के ऊपर का कोई भी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये तो पॉसिबल है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? अटेनेबल कॉम्बिनेशन में। ठीक है। अच्छा, क्या हम ये वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्या? एफ नंबर, क्या हम पीपीसी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। अरे बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो हुआ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि अगर तुम अपने रिसोर्सेज का पूरा बेहतरीन इस्तेमाल करोगे तो मैक्सिमम तुम इतना प्रोड्यूस कर सकते हो। ये तो और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन को शो कर रहा है। देखो ना, इसमें गुड एक्स भी कम है और गुड वाई भी कम है। तुम तो क्या सोच रहे हो कि अगर सारे रिसोर्सेज को पूरा अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो इतना मैक्सिमम बनेगा। हम तो उसके अंदर का ही बात कर रहे हैं। तुमको तो कम ही बनाना है, कम तो बन ही जाएगा। इसके अंदर का कोई भी पॉइंट तो आराम से अटेनेबल मतलब क्या, जो तुम कर सकते हो, जो पॉसिबल है। इसके ऊपर का भी पॉइंट पॉसिबल है और इसके अंदर का तो ये पूरा एरिया ही पॉसिबल है ना, क्योंकि इन सब में क्या होगा, तुम्हारा रिसोर्सेज तो और कम ही इस्तेमाल होगा। हाँ, तो एक बात तो ये है कि ये अटेनेबल तो जरूर है, लेकिन ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि तुम अपने रिसोर्सेज का पूरा अच्छे से इस्तेमाल करते तो तुम किस पर होते? पीपीसी के ऊपर होते। अगर तुम पीपीसी के अंदर है, इसका मतलब तुम अपने रिसोर्सेज को क्या कर रही हो? वेस्टेज कर रहे हो। मतलब रिसोर्सेज जितना यूज होना चाहिए था उतना रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहा है। जैसे इंडिया के अंदर में हम लोग जब पीपीसी बनाएंगे तो ये हमारा पीपीसी बना, लेकिन इंडिया के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट होने का मतलब क्या? रिसोर्सेज तो है, लेकिन क्या ये यूज में आ रहे हैं? नहीं, रिसोर्स क्या जा रहा है? वेस्ट जा रहा है। तो इंडिया के अंदर में हम लोग का जो पीपीसी बनेगा, हम लोग किस पॉइंट के अंदर में है? अंदर की तरफ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स होने के बावजूद हम लोग उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी शोज फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अच्छा, और ये दोनों ही अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अनअटेनेबल मतलब क्या? जो पॉसिबल नहीं है। कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? क्या हम बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट प्रोड्यूस कर सकते हो क्या? ये कॉम्बिनेशन तो ग्राफ में पॉसिबल ही नहीं। बोलो क्या? क्योंकि जी कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा होगा? इतना गेहूं और इतना क्लोथ। क्या पॉसिबल है कि तुम 4 यूनिट्स ऑफ व्हीट भी प्रोड्यूस कर लो एंड 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथ भी प्रोड्यूस कर लो? पॉसिबल नहीं है। तो जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, जो तुम बना नहीं सकते हो, जो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन है, वो कैसा कहलाता है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। याद रहेगा छोटा छोटा पॉइंट। पीपीसी के ऊपर का कोई भी पॉइंट और उसके अंदर का कोई भी पॉइंट, वो तो सब अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, और उसके बाहर का पॉइंट अटेनेबल नहीं है, अनअटेनेबल। अच्छा, ये कब अचीव किया जा सकता होगा? ये तब अचीव किया जा सकेगा जब हमारा रिसोर्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और हमारा टेक्नोलॉजी क्या करेगा? इंप्रूव होगा। तब हम लोग एक्स भी ज्यादा बना पाएंगे और वाई भी ज्यादा बना पाएंगे। तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब हमारा रिसोर्स में ग्रोथ आएगा, व्हेन देयर इज अ ग्रोथ इन रिसोर्स या इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है। देखो क्वेश्चन है, इसको यहां से रीड करवा देते हैं। पढ़ना क्या लिखा हुआ है? वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ। पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या उसी का दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, बुक में पीपीएफ लिखा हुआ है। वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ। क्या हमारा इकोनॉमी हमेशा वो पीपीसी वाले पॉइंट पर ही रहेगा क्या? क्या हम लोग हमेशा जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सोचे हैं, मतलब जो हमारा मैक्सिमम आउटपुट है, क्या उतना बनाएंगे क्या? नहीं, वो तो हम लोग एक अपना अनुमान लगा करके चलते कि हम सारे रिसोर्सेज को पूरे यूटिलाइज करेंगे तो इतना इतना बन सकता है। क्या हमेशा उतना ही बनाएंगे क्या? नहीं। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व डज नॉट शो द पॉइंट एट विच द इकोनॉमी विल एक्चुअली ऑपरेट। It only shows the maximum available possibility which an economy can produce। ये तो बस ये बता रहे हैं कि इतना बन सकता है। वो तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने रिसोर्सेज को बर्बाद करोगे तो उसके अंदर रहोगे, पूरा इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर रहोगे। अच्छा, उसके आगे जा सकते हो, तभी जा सकते हो जब रिसोर्स में क्या होगा? ग्रोथ। The exact point of operation depends on how well the resources of the economy are used। पहला, economy will operate on PPF only when resources are fully and efficiently utilized। Economy will operate at any point inside PPF if resources are not fully and efficiently utilized, मतलब वेस्टेज हो रहा है। And economy cannot operate at any point outside PPF as it is
अनअटेनेबल विद द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मींस हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसके हिसाब से तो अचीव नहीं हो सकता है, बट हाँ अगर वो इंक्रीज करेगा तो एक दिन है कि वो पॉसिबल हो जाए, ठीक है। वही अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। देखो क्या लिखा हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द पीपीएफ, चाहे पॉइंट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, और एनी पॉइंट इनसाइड पीपीसी, जैसे कि पॉइंट ई, ये सब क्या है, अटेनेबल है, बिकॉज ये सब पॉसिबल है। एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ, जैसे पॉइंट नंबर एफ, इज एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। वही लिखा हुआ है अटेनेबल और अनअटेनेबल। अटेनेबल में दो केस बनता है, अगर तुम अपना पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे रिसोर्सेज का, तुम पीपीएफ के किसी भी पॉइंट पर रह सकते हो, और अगर रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन करोगे तो पीपीएफ के किसी भी अंदर वाले पॉइंट में रहोगे, बट दोनों ही तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। बस ये कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक, जितना तरह का पॉसिबिलिटी था कर दिया। पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसको कहते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, शेप कैसा कैसा होता है, एजम्पशंस क्या क्या है, कब शिफ्ट होगा और कब रोटेट करेगा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है, सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 या टॉपिक लास्ट टॉपिक है ये, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव। एक तो हम लोग इकोनॉमिक्स को ऐसे डिस्टिंग्विश किए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या था माइक्रो मैक्रो? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात होगा, या तो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में बात होगा, एक फर्म के बारे में बात होगा, एक इंडस्ट्री के बारे में बात होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे कंट्री एज अ होल के बारे में, पूरा बड़ा बड़ा इश्यूज के बारे में बात करेंगे। हम लोग के कंट्री का नेशनल इनकम क्या है, हम लोग के कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, मींस बड़े बड़े मुद्दों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नेम क्या था? प्राइस थ्योरी। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नेम क्या था? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स क्या था? डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स क्या था? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स को इस तरह से भी क्लासिफाई करते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अब ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव देखो क्या है, इसको एग्जांपल से समझो। हम कहते हैं कि हम लोग का कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रहा है ना, हम लोग का कंट्री का पॉपुलेशन लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। मेरा ये स्टेटमेंट कहना पॉजिटिव स्टेटमेंट माना जाएगा कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट माना जाएगा? मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स माना जाएगा कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स माना जाएगा? हमारा कंट्री का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, नहीं। जब हम कोई फैक्ट बता रहे हैं तो वो किस में आएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। क्या हम यहाँ पर कोई सजेशन दिए कि हम लोग का पॉपुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए जिस रफ्तार से बढ़ रहा है? सिगरेट के पैकेट के ऊपर क्या लिखा रहता है? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव की नॉर्मेटिव? ये तो तुमको बस क्या दिखा रहा है, एक फैक्ट बता रहा है, भैया स्मोकिंग क्या है? इंजीरियस टू हेल्थ है। अगर उसमें ये लिख दे कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तो वो किस में आ जाएगा? यानी कि जब हम सजेशन के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा? ऐसा करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो किस में आएगा? नॉर्मेटिव। जब हम किसी फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो क्या लिखा हुआ, पॉजिटिव इकोनॉमिक डील्स विद व्हाट आर एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली में कैसे सॉल्व होगा। वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील्स विद व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होना चाहिए। मींस यहाँ पर सजेशन के बारे में बात हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। जब हम तुमको कोई फैक्ट बता रहे हैं तो उसको तुम वेरीफाई कर सकते हो, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। बट अगर हम तुमको कुछ सजेशन देते हैं, अगर हम तुमको कोई चीज सजेशन देंगे तो सजेशन को वेरीफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि सजेशन तो मतलब क्या, हम अपने मन से तुमको बोल रहे हैं। सजेशन क्या हो गया? जैसे मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि देखो तुम अगर ना रोज 10 घंटा पढ़ोगे, रोज तुम अगर 10 घंटा पढ़ोगे तो तुम्हारा 90 से ज्यादा आ जाएगा। रोज तुम अगर 10 घंटा पढ़ोगे तो तुम्हारा 90 से ज्यादा आ जाएगा। बताओ ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव? पॉजिटिव है। गारंटी है कि तुम 10 घंटा पढ़ोगे तो 90 से ज्यादा आ जाएगा? नहीं, ये तो मेरा एक ओपिनियन है, ये तो मेरा क्या है, एक ओपिनियन है।
सजेशन कोई बोलेगा कि नहीं 10 घंटा पढ़ने का क्या जरूरत है, स्मार्ट स्टडी करो तो भी 90 से ज्यादा आ जाएगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग विचार है। मेरा कहना है कि 10 घंटा पढ़ो तो 90 आएगा, किसी का कहना है कि अच्छे से पढ़ो तो 90 आएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई किया जा सकता है विद एक्चुअल डाटा बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी वेरीफाइड बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। इसको तो देखो याद कर लेना, तुमको कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल पूछते उससे क्लियर होगा कि क्या पॉजिटिव है और क्या नॉर्मेटिव है। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। पहचानो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नॉर्मेटिव। पीपुल शुड सेव मोर फॉर देयर फ्यूचर। पीपुल शुड सेव, हाँ, यानी यहां पर एक सजेशन का बात हो रहा है कि लोगों को पैसा बचाना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। तो ये कैसा है, ये नॉर्मेटिव है। अब अगर हम ये बोल दें कि इंडिया में लोग ज्यादा सेव करते हैं, हम बोल रहे हैं इंडिया में लोग ज्यादा सेविंग ज्यादा करते हैं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और एक बात ये हो गया कि लोगों को सेविंग करना चाहिए, अच्छा बात है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव, है ना। इन इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव। और हम यही बोल दें यार पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए, वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में जब लाने का किया जा रहा है, तो वो हम एक सजेशन का बात करेंगे, तो किस में आ जाएगा, नॉर्मेटिव। The government should impose heavy taxes on rich people, है ना, लगाओ टैक्स लगाओ, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाओ, किसमें आएगा, नॉर्मेटिव। और अगर कोई ऐसे बोले यार इंडिया में ना ज्यादा इनकम कमाने पर टैक्स ज्यादा लगता है, पॉजिटिव, है ना। स्मोकिंग शुड बी डिस्करेज्ड इन द वर्ल्ड, क्या हो गया, नॉर्मेटिव। और हम ऐसे बोलेंगे इंडिया में लोग बहुत सिगरेट पीते हैं, आ रहा समझ में, तुरंत पकड़ में आ जा रहा है, क्या पॉजिटिव है क्या नॉर्मेटिव। अच्छा, लता इज द बेस्ट सिंगर, लता इज अ बेस्ट सिंगर, बताइए पॉजिटिव कि नॉर्मेटिव। हम लता मंगेशकर बोले थे कि लता बोले थे, हम ध्यान से सुनना, हम क्या बोले, अगर हम बोलेंगे लता मंगेशकर इज अ बेस्ट सिंगर तो ये पॉजिटिव स्टेट में आएगा बिकॉज इसको वेरीफाई किया जा सकता है, ये तो सच है, लता मंगेशकर इज ऑलवेज द बेस्ट सिंगर। लेकिन हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, लता इज द बेस्ट सिंगर, तो कई सारी लता है, कई सारे लोगों का नाम लता होगा, तो ये मेरा ओपिनियन है कि लता क्या है, बेस्ट सिंगर। अच्छा, सब कोई बोलता है माई फादर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, माई फादर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मेरी मम्मी पापा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट है, ये पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट मेरे ही मम्मी पापा है। क्या ये फैक्ट है कि ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, दूसरे लोगों का अपना ओपिनियन है, आ रहा समझ में। इन इंडिया टैक्स रेट स्लैब इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। खैर ये तो तुमको टैक्स रेट स्लैब का मतलब ही नहीं पता। जैसे हम लोग इनकम कमाते जाएंगे ना, जैसे 2.5 लाख तक इनकम नहीं लगता, फिर 2.5 लाख से ऊपर कमाओगे तो 5% लगेगा, फिर 5 लाख से ज्यादा कमाओगे तो 20% लगेगा, और 10 लाख से ऊपर कमाओगे तो 30% लगेगा। वो टैक्स स्लैब के बारे में बता रहा है। तो वही बोल रहा है कि इंडिया में जो टैक्स रेट का स्लैब है वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज इन इनकम के साथ। हाँ, ये तो एक फैक्ट है। हायर इंटरेस्ट रेट इंड्यूसेस पीपुल टू सेव मोर आउट ऑफ देयर इनकम। हायर इंटरेस्ट रेट कहने का मतलब क्या, जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो 6% का मान लीजिए हम लोग को वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अगर हमको बैंक ज्यादा ऑफर करने लगेगा मेरे सेविंग्स के ऊपर, तो वैसा बात हम सेविंग्स ज्यादा करेंगे। तो ये वही बोल रहा है कि हाई इंटरेस्ट रेट इंड्यूसेस लोगों के क्या कर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि वो सेविंग क्या करे, ज्यादा करे। ये तो एक फैक्ट है। लालच, तुमको दिखेगा कि ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो तुम सेविंग ज्यादा करोगे। हाई टैक्सेस ऑन सिगरेट डिस्करेजेस स्मोकिंग। अगर सिगरेट के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ज्यादा लगाएगी तो लोग सिगरेट कम पिएंगे। पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है ना, देख लो तो कितना नंबर है, 7th, चेक करो तो। हाँ हाँ, क्योंकि ये तो एक फैक्ट बताया कि टैक्स रेट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है सिगरेट महंगा होगा, महंगा होगा तो लोग कम पिएंगे। यहाँ पर सजेशन नहीं दिया जा रहा है ना। गवर्नमेंट शुड पुट मोर एफर्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। आ तो क्या, शुड, गवर्नमेंट को ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो क्या है, अगर हम बोलेंगे इंडिया में पॉल्यूशन ज्यादा है, इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, और हम बोलेंगे गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव।
ठीक है, ये चैप्टर तुम लोग का कंप्लीट होता है। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन और बुक से प्रैक्टिस करवाना होगा तो अलग से करवा देंगे, एक बार पूरे नोट्स को रिवाइज कर लेना, ठीक है। और हम कुछ डायग्राम तुम लोग को वो भेज देंगे, शिफ्ट वाला और लेफ्ट रोटेशन वाला, उसको छाप लेना, एक्सपर्ट हो तुम लोग छापने में।